हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आशा करते ये उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दिस इज विजय, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग ऑफ बिगन प्रशस्ति। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर दोस्तों बात होंगे इस सारे इस वीडियो में दोस्तों। तो ये थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों को कठिन लग सकता है, लेकिन मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि इसको पूरा अच्छे से समझाएं आप लोगों को। तो बस आप लोग अपना पेपर और पेन के साथ बैठा करो, ठीक है, और पूरा कंसंट्रेट रहो क्लास में और पूरा वीडियो को देखने की जो है प्रयास करो, ताकि कुछ चीजें जो है बहुत अच्छे से मतलब सारा चीज अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो कठिन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग समझोगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो हर एक बात को मेरा अच्छे से समझो एंड नोटिस करो अच्छे से, ठीक है, और नोट करके रख लो। बस यही चीज करना है आप लोगों को आज की इस क्लास में, ठीक है। तो देखो पहला हेडिंग लगाओ आप लोग, पहला हेडिंग लगाओ कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। क्या हेडिंग लगाना है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। समझ में आया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब देखो बच्चों, एक चीज आप लोगों को पता है कि ये जो स्पीसीज की बात होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की बात होता है, दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है आप लोगों के पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एक होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। सारा कुछ बोर्ड में अच्छे से दिख रहा है, एक बार देख लेने दो। हाँ, सारा कुछ बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर है। सो क्या बताया दोस्तों कि देखो आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है पहले तो, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो आप लोग दो टाइप में देखते हो। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है आप लोगों का मैक्रोस्कोपिक, और एक होता है दोस्तों माइक्रोस्कोपिक। मतलब जिन लोगों को हम लोग खुली आंखों में तो नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका माइक्रोस्कोपिक में आ जाएंगे, और माइक्रोस्कोपिक में आप लोग देख सकते हो चेयर टेबल सभी, ये जो मार्कर है वो भी है। तो देखो ये मैक्रोस्कोपिक का जितना सारे फेनोमेनन होते हैं दोस्तों, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स से सॉल्व हो जाए। क्या होता है ना? क्लासिकल मैकेनिक्स से सॉल्व हो जाता है। ये चीज समझ में आप लोगों को कि क्लासिकल मैकेनिक्स से ये चीज सॉल्व हो जाता। और यहां पर इन लोगों का क्या पार्टिकल नेचर ही देखते थे, पार्टिकल नेचर को ही माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ही है इन लोगों के पास, यही चीज मान के चलते हैं। और डेफिनेटली ये सब आधारित है दोस्तों न्यूटन जो क्लासिकल मॉडल है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ के ऊपर आधारित है सारा चीज। मतलब न्यूटन लॉ से आप लोग पूरा अच्छे से सब कुछ जो है मतलब मैक्रोस्कोपिक स्पीसीज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का सारा कुछ आप लोग डिटेल में बता सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो उन लोगों का बिहेवियर। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रोस्कोपिक की। तो ये क्या है, इसमें आपको दो चीज लेके चलना होगा। ये आपको दो चीज पैरेलली दो चीज को कंसीडर करना होगा। एक तो है आपका पार्टिकल नेचर, साथ में दोस्तों ये डी ब्रॉगली ने बताया ना कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, तो वेव को भी साथ लेके चलना होगा, ठीक है। ये आपका पार्टिकल नेचर रहेंगे और आपका क्या रहेंगे, वेव नेचर भी रहेंगे। तो ये डुअल बिहेवियर साथ में पैरेलली लेके चलना होगा इस माइक्रोस्कोपिक कोई भी सब ऑब्जेक्ट को आप लोग डील कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर मेंशन होना चाहिए। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही देखें, एकदम पूरा पूरी इग्नोर कर दिया किसको, नहीं ये वेव नेचर को पूरा पूरी इग्नोर कर दिया। अब लेकिन यहां पर माइक्रोस्कोपिक में दोनों को लेके चलेंगे। तो देखो यहां पर ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं काम करेंगे दोस्तों। तो एक नया एक न्यू कॉन्सेप्ट यहां पर जो है अप्लाई होगा, और जिसका नाम है दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से इन लोगों का बिहेवियर को जो है हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है? ये है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ये यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को? क्वांटम मैकेनिक्स देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाला है। तो हर एक बच्चे को बहुत कंसंट्रेट के साथ देखना है चीजों को। अभी तो जो भी चीज बताया आप लोगों को समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जो होता है दो टाइप के हम लोग देख मान के चलते हैं, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक। ये जो मैक्रो मतलब बड़ा चीज होता है,
इन लोगों को हम लोग खाली आंखों में भी देख सकते हैं। और क्या होता है, इन लोगों का मास भी ज्यादा होता है। और क्या होता है कि देखो, इन लोगों को पूरा जो फेनोमेनन है, इन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की जो है जरूरत होता है। और पार्टिकल नेचर यहाँ पर जो है मेन मुद्दे की बात है। और डेफिनेटली न्यूटन्स लॉ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होता है दोस्तों, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स जैसे जो पार्टिकल होता है, वहां पर पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को साथ में लेके चलना होता है। इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ फेल्यूर है। तो हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पर, ना क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल चाहिए, क्वांटम मॉडल यहाँ पर चाहिए। अब देखो इस फील्ड में कौन साइंटिस्ट ने सबसे बढ़िया काम किए दोस्तों, तो श्रोडिंगर की नाम यहाँ पर दोस्तों लेना होगा, जिन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है इस फील्ड में। ठीक है, हैमिल्टोनियन, श्रोडिंगर, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट का। तो डेफिनेटली इस फील्ड में ये लोग काम किए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आज की क्लास पूरा जो है डिस्कशन रहेंगे दोस्तों। तो क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले, तो वहां पर क्या करना होगा, देखो कि एक वेव कॉन्सेप्ट को लाना होगा। समझ में आ रहा है कि चीजें क्या लाना होगा, एक वेव कॉन्सेप्ट को लाना होगा। ठीक है, तो देखो श्रोडिंगर एंड हाइजेनबर्ग, हैमिल्टोनियन, तो ये सब साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखो अब हम लोग क्या बात करेंगे ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की बात करेंगे। क्या है सर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये क्या वाला है, देखो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को समझने के लिए दोस्तों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को समझने के लिए क्या चीज है, मतलब ये क्यों चाहिए, ये किस लिए हम लोग ला रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मेरे को क्यों चाहिए। देखो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, ऑब्वियसली बात है सर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर रहते हैं। तो देखो यहां पर न्यूक्लियस के बाहर जो रहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो मोशन होता है, ठीक है, उसका जो मोशन होता है 3D में जो मोशन होता है उसका, 3D में जो उसका मोशन होता है दोस्तों, मतलब 3 डायमेंशन एक्स वाई और जेड में अगर देखेंगे तो उसका जो मोशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वेव है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वेव की तरह वहां पर बिहेव करेंगे, तो उसका जो मोशन होगा वहां पर 3D मोशन, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो एक वेव को एक वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे कि हम लोग पार्टिकल के लिए क्या यूज करते थे उस टाइम, उन लोगों का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए लाइक v=u+at, लाइक था ना ये सब इक्वेशंस, न्यूटन्स का जो लॉ था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो वहां पर गाड़ी के ऊपर, पत्थर के ऊपर ये सब अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पर छोटा सा एकदम मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल है और उसके पास वेव नेचर है, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और वहां पर एक वेव क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डी ब्रॉगली जो 2πr लैम्डा वाला चीज बताया ना आप लोगों को कि बहुत छोटा सा फाइन पार्टिकल अगर बहुत तेज गति में घूमेंगे तो एक वेव वहां पर जनरेट होंगे, तो वही वाला वेव की बात हो रहा है। तो वो कहां पर हो ना, 3D मोशन में है जब इलेक्ट्रॉन्स, तो उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों वहां पर एक फंक्शन की जरूरत होता है। क्या जरूरत होता है वहां पर, एक फंक्शन की जरूरत होता है, फंक्शन, क्योंकि विदाउट फंक्शन हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, मेरे को तो एक फंक्शन जो है चाहिए। अब देखो इस फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एक फंक्शन को दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है साइ से, ये वाला है जो इक्वेशन, ये साइ है। ठीक है, ये क्या है आपका, साइ है। ठीक है, ये जो साइ है, इस साइ से इस वेव जो है दोस्तों यहाँ पर मोशन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो देखो यहाँ पर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन यहाँ पर दोस्तों दिया है, तो उस इक्वेशंस को अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे कि क्या बात है। देखो उससे पहले आप लोगों को एक चीज बताते हैं कि ये डेल्टा स्क्वायर जो है दोस्तों, ये एक ऑपरेटर है जिसको ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको बोला जाता है लैप्लाशियन ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर बोला जाता है ना, लैप्लाशियन ऑपरेटर। सर ये सब क्या चीज है आप बता रहे हो, देखो भाई
समझो तो पूरा क्लास को देखो, सब कुछ समझ में आएगा। ये डेल्टा टू ऐसा करके डेल्टा स्क्वायर जो लिख रहा है वो दिख रहा है, वो दोस्तों ऐसे है, मतलब ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डी टू ऑफ डी एक्स स्क्वायर। देखो तीन एक्सेस को, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस को लेके हम लोग को काम करना होगा। तो ये हो गया, ठीक है। जब आप लोग एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक प्लेस ले रहे हो वहां पर, तो एक 3D मतलब ले रहे हो, एक्स वाई जेड सारा स्पेस का बात हो रहा है वहां पर, एक्स एक्सिस की बात नहीं हो रहा है, पूरा एकदम स्पेस में हो रहा है, ठीक है, एकदम स्पेस में है चीजें। तो इसीलिए आपका एक्स वाई जेड तीनों चीज वहां पर देखना होगा। तो डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई मतलब डी टू बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू बाई डी जेड स्क्वायर। तो ये आपका होता है, क्या होता है, ये एक ऑपरेटर है जिसको चाहिए मेरे को, क्योंकि फंक्शन को जब तक ना ऑपरेट करे उसका वैल्यू नहीं आएगा। तो फंक्शन मेरे पास है साई, उसको ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत है। तो ये ऑपरेटर क्या है दोस्तों, लैप्लासियन ऑपरेटर। तो लैप्लासियन ऑपरेटर कहां यूज होगा ना, श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर है उसको, उसका जो बिहेवियर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशंस को बनाया है, ठीक है, एस्टेब्लिश किए, तो डेफिनेटली उसको यहां पर लैप्लासियन ऑपरेटर की जरूरत है, ठीक है, तब जाके ये इक्वेशंस मिलेंगे। और ये दोस्तों जो इक्वेशंस होगा वहां पर, ये दो टाइप का एक्चुअली इक्वेशन होता है, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और एक होता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो दोस्तों यहां पर हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या है, चलो तो ये क्या है, देखो दोस्तों, डेल्टा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई। देखो तीनों सब एक्सिस में रहेगा कि नहीं बताओ, एक्स में भी रहेंगे साई, उसका भी यहां पर भी रहेंगे, यहां पर भी साई रहेंगे। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर साई, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया सभी को। अब देखो क्लास में क्या रहेगा ना, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, ये पाई है आपका। और क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर E माइनस बी, और यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा साइन, और ये मिला के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस चीज को ना आप लोगों को ध्यान में रखना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक बार लिख लो कॉपी में, ठीक है, इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखो एक वेव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक वेव को मान के चलो, यहाँ पर एक वेव है, तो वेव को हम लोग ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ऐसे नॉर्मल। तो देखो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं बताओ। तो वही दोस्तों यहाँ पर साई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो है यहां से यहां तक इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये साई वो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है, साई जो है यहाँ पर वेव फंक्शन वो क्या है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, दिख रहा है ना ये, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, समझ में आया, हाँ सही है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। यहां तक बात सभी को समझ में आया। तो देखो इस इक्वेशंस में आप लोगों को क्या क्या चीज ध्यान देना है, पहले तो यहां से यहां तक जितना भी आप लोगों को बताया लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में समझा दिए, उसके बाद इसका जो हर एक, देखो हर यहां पर साई है, यहां पर भी साई, तो साई मतलब यहां पर इसको ऑपरेट करेंगे, डेल्टा टू साई, इस साई को ऑपरेट करे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऑपरेट करे ये, और इसको क्योंकि 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो तीनों एक्सिस जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। और देखो यहाँ पर H तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, M जो होता है दोस्तों यहाँ पर मास ऑफ दिस पार्टिकल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रहा है, और E जो है एनर्जी, और V जो है पोटेंशियल है, और साई तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया सारा चीज क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा इरेज करेंगे और आगे में चलेंगे हम लोग, और भी क्या चीज पढ़ने के लिए है, ठीक है। देख तो इस इक्वेशंस को ही यहां पर फोकस कर रहे हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो आप लोग, छोटा करके अगर लिखोगे तो क्या होगा, देखो डेल्टा टू साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इजिकल्स टू, ये साइन इजिकल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज कर देते हैं हम,
अब इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको लेके हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पहले तो काम ये करो, आप लोग इस क्लास को उधर ले जाओ, ठीक है। क्या करना है, ऐसा लिखो इजिकल्स टू, ये इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका -8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर। देखो बहुत धीरे धीरे बता रहे, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ समझ में आएगा। E माइनस क्या होगा यहाँ पर, v होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो हमको ना एक एनर्जी का मतलब हैमिल्टोनियन में पहुंचने की जो है यहाँ पर प्रयास चल रहा है, तो आप लोगों को बताएंगे हैमिल्टोनियन चीज क्या है, ठीक है। आइगन फंक्शंस आएंगे, आइगन वैल्यू आएगा, सब कुछ बताएंगे, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनो। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m, 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है। माइनस होगा यहाँ पर डेल्टा टू साई इजिकल्स टू, यहां पर हो जाएगा आपका E माइनस वी साई, ठीक है। अब देखो ये V जो है दोस्तों यहां पर इधर ले आएंगे हम लोग, ठीक है, इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर डेल्टा एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल्टा डेल्टा टू प्लस V, ठीक है, प्लस V, ये आपका साई हो गया। समझ में आया ना, ये क्या किया हम अभी, एकदम बहुत आसान सा स्टेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोस्तों ये जो आया है यहां पर, ये चीज, ये जो आया है यहां पर, ये क्या है ना, इतना बड़ा जो एक चीज आया ना, ये देखो ये कहां पर आ रहा है, साई जो है वेव फंक्शन है, इसके आगे में आ रहा है दोस्तों, तो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इस साई को ऑपरेट कर रहे हैं यहां पर। अब साई को ऑपरेट करते हुए एक चीज आ रहा है यहां पर, ई आ रहा है, मतलब एनर्जी आ रहा है, और दोस्तों ये साई फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो ऑपरेटर है यहां पर, ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को दोस्तों एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम होता है दोस्तों, ध्यान से सुनो, नाम बता रहे हैं हम, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। क्या नाम है इसका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। ये चीज समझ में आया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, बस सिंपल इसका नाम है हैमिल्टोनियन, तो बस खत्म। अब देखो ये चीज कहां से आया वो आप लोगों को बताए, तो ये डायरेक्ट रटने की कोशिश मत करो, यहां से कैसे डिराइव हो रहा है वो देखो, तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आया ये चीज। अब देखो इसको, ये हम एच से डिफाइन करेंगे, क्या एच से डिफाइन करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ऐसे एच से लिखेंगे। समझ में आया, तो ये पूरा चीज कैसा हो गया सर, बहुत आसान हो गया, ये चीज एकदम बहुत आसान हो गया अभी। एच साई इजिकल्स टू आ गया आपका ई साई, समझ में आया। तो ऑपरेटर है दोस्तों, तो ऑपरेटर में क्या लिखा जाता है, इसे ऊपर में हेड दिया जाता है, और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। एक बेसिक सा बात आप लोग को समझना होगा यहां पर, कि एक वेव फंक्शंस को दोस्तों सॉल्व करना है, आखिर तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर चाहिए। जैसे मान के चलो हम लोग को 2 और 3 की गुना करना है, तो 6 मिलेंगे, तो 6 कब मिलेंगे, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर होता है यहां पर। समझ में आया कि नहीं बताओ, जैसे कि 2 इंटू 3 करेंगे तब ना 6 मिलेंगे, तो ये आपका यहां पर ऑपरेटर है, ये जो इंटू आ रहा है यहां पर, ये आपका क्या है, यहां पर ऑपरेटर है। ऐसे अगर मान के चलो आप यहां पर प्लस करोगे तो अलग वैल्यू आएगा, 5 आएगा, अगर यहां पर माइनस करोगे तो आपका अलग वैल्यू आएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के ऊपर मतलब डिपेंड करे कि वो क्या रिजल्ट देने वाला है। तो डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर हम इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से इस साई को ऑपरेट करें, तो मेरे पास जो आने वाला है वो एनर्जी की बात हो रहा है। क्या आने वाला है, एनर्जी आने वाला है, ठीक है। समझ में आया ये बात। तो देखो ये एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो है एनर्जी मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी मिलेंगे। और ये क्या है, मतलब ये जो आप लोगों को अभी लिखे यहां पर, ये क्या है, ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है यहां पर, इसको दोस्तों बोला जाता है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, ठीक है। और ये जो साई है यहां पर, वो क्या है, आइगन फंक्शन, आइगन
फंक्शन। समझ में आया? तो आइगन वैल्यू दोस्तों क्या है कि देखो, एक पर्टिकुलर साई के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर साई के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेंगे आप लोग, ठीक है, ये डेफिनाइट होगा। तो ये किसको हम लोग मतलब वेव फंक्शंस लेंगे, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये चीज हम लोग अभी बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताऊं? तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस के ऊपर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। एच साई इक्वल्स टू वी साई जो लिखा हम लोग यहाँ पर, तो एच तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है जिसके ऊपर साई का जो ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद क्या है कि मेरे को एक रिजल्ट आया, उसके बाद ये वैल्यू आ गया यहाँ पर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये क्या दे रहा है कि साई को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्या आएंगे, आइगन वैल्यूज आएंगे। साई अगर चेंज कर देंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वहां पर आइगन वैल्यूज आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर मान के चलो कि अगर हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि h साई n इजिकल्स टू ई एन साई n, ठीक है। तो ये आपका क्या है, n यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्वांटम नंबर के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देख सकते हो यहां पर एक आइगन फंक्शंस मतलब आइगन वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एक हाइड्रोजन एटॉम के लिए दोस्तों इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मतलब हाइड्रोजन इक्वेशंस का, हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन है उसको अगर हम लोग हैमिल्टनियन ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या आएंगे, बहुत सारा एनर्जी वैल्यू आ जाएंगे, जो क्या दर्शा रहा है वहां पर, आइगन वैल्यूज को दर्शा रहा है। समझ में आया कि नहीं बताओ? यहां पर ये आइगन वैल्यूज को दर्शा रहा है। आइगन वैल्यू, बहुत सारा आइगन वैल्यू मिल सकता है ना आपको, ठीक है। तो हर एक आइगन वैल्यू एक अलग अलग मतलब आइगन फंक्शंस के रिलेटेड है। जैसे मान के चलो यहां पर हम लिख रहे हैं आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज, तो ये आइगन वैल्यूज कहां से मिला ना, वो चीज ऑपरेट करने के बाद। तो हर एक आइगन वैल्यूज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस होंगे, ठीक है। आइगन फंक्शंस होंगे कि नहीं बताओ? आइगन फंक्शंस होंगे वहां पर। और ये जो आइगन वैल्यूज मिल रहे हैं वो क्या है, वो आपका एनर्जी को दिखा रहा है, एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी जो कि डिस्क्रीट है, अलग अलग है। अभी समझ में आएगा आप लोगों को। देखो ये न्यूक्लियस है, अब ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल मिलता है कि नहीं बताओ? ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल मिलता है दोस्तों, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की बात होता है, पर डिफरेंट एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां से आता है, ठीक है, यहां से आता है। इस आइगन वैल्यूज जो है यही करस्पॉन्ड करता है इन सारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल का। समझ में आया? के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो देखो यहां पर ये सारा डिस्क्रीट है, मतलब के का एनर्जी वैल्यू अलग है, एल के लिए अलग है, एम के लिए अलग है। तो के के लिए के का जो एनर्जी यहां पर एक्सप्रेशन आ रहा है उसके लिए आपका अलग आइगन फंक्शंस मिलेंगे। मतलब यहां पर मान के चलो कि 1s का एक अलग साई रहेंगे, रहेंगे कि नहीं बताओ? 1s के लिए एक अलग साई रहेंगे, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हैमिल्टनियन ऑपरेटर के थ्रू तो 1s का एनर्जी लेवल जो है, 1s का एनर्जी एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। तो इसलिए हम यहां पर जो लिखे यहां पर साई एन ई एन, ठीक है। तो साई एन का मतलब अगर 1 लिखेंगे तो साई 1, तो 1s की अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1s की अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वहां पर 1s ऑर्बिटल के जो एनर्जी है वो मिल जाएंगे मेरे को। अगर ऐसा ही 2s की सॉल्व करेंगे तो 2s को सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या होगा, वहां पर 2s का एनर्जी लेवल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वहां पर हम लोग मान के चलो कि 2p की सॉल्व कर रहे हैं तो 2p के लिए अलग वेव फंक्शन होगा और 2p में अलग एनर्जी होता है। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर चलेंगे दोस्तों तो अलग अलग देखो आपको वेव ऑर्बिटल के पीछे अलग अलग ऑर्बिटल के लिए दोस्तों अलग अलग क्या है,
वेव फंक्शंस की जरूरत है। अलग अलग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों अलग अलग वेव फंक्शंस की जरूरत होता है। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये बात समझ में आया कि different orbitals are represented by orbitals are represented by different wave functions, different wave functions, different wave functions। समझ में आया ये चीज? डिफरेंट वेव फंक्शंस कि ऑर्बिटल्स जो होता है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो होता है दोस्तों वहां पर, तो ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है वहां पर डिफरेंट वेव फंक्शंस की जरूरत होता है। जैसे 1s को रिप्रेजेंट करोगे तो 1s के लिए उसका अलग एक वेव फंक्शंस होंगे, 2s जो होगा 2s को अलग होंगे। तो जब उसका सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से एनर्जी आएगा, क्योंकि 1s और 2s का एनर्जी लेवल तो डिफरेंट है ना। ये हम लोग बाद में जब आउटफ्लो प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना वहां पर तो समझ में आएगा आप लोगों को कि 1s का एनर्जी लेवल दोस्तों कम होता है, 2s ज्यादा होता है, ऐसा करके 3s का और भी ज्यादा होता है। समझ में आया? अगर बात करें दोस्तों 2p इसका ज्यादा होता है, 3s उसके बाद आता है, तो ये बढ़ता रहता है। तो अलग है ना, हर एक डिस्क्रीट है यहां पर। तो ये चीज समझ में आ गया कि हर एक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग वहां पर वेव फंक्शंस की जरूरत होता है और उसको हम लोग साई से डिफाइन करते हैं। समझ में आया? तो साई को रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, तो डट रहना। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पर, जब इन लोगों को सॉल्व किया जाता है इस साई को लेके, तो एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को, एक चीज यहां पर ध्यान देना है क्या कि ये दो टाइप का हो सकता है, ऑर्थोगोनल हो सकता है और नॉर्मलाइज्ड हो सकता है। ठीक है? तो देखो क्या होता है जब हम लोग इसको कैलकुलेशंस करते हैं तो साई लेते हैं एक, और उसका एक आपका क्या लेना चाहिए, एक आपका साइस्टर। ठीक है? ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपोजिट होता है इसका। अब यहां पर डी टाउ, अब देखो टाउ का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्या होता है वो आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा। ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के चारों ओर आपको क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहां पर आपको एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करना है। ठीक है? एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करना है जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं ना, dx dy इंटू dz। ये आपका क्या होगा, 3D एक्सिस, मतलब वॉल्यूम की बात करें तो वहां पर क्यूब में वो चीज रहेंगे तो ऑब्वियसली x एक्सिस इंटू y एक्सिस इंटू z एक्सिस, छोटा सा एक आपको वहां पर चीजें लेना होगा जहां की बात हो रहा है। ठीक है? वहां पर हम लोग ढूंढेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग डी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी टाउ वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, पर dx dy और dz है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो पूरा लेना होता है यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक टोटल। अब यहाँ पर अगर ऐसे करके करेंगे तो अगर हम लोग का वैल्यू जो आएगा वो अगर 1 आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये नॉर्मलाइज्ड है। ये क्या है आपका, नॉर्मलाइज्ड है। अब इसका वैल्यू अगर 0 आएगा, मान लो कि इसका वैल्यू 0 आ गया, तो क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल है। क्या है वो, ऑर्थोगोनल है। ये बात हम ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस साई क्या होना चाहिए, वेव फंक्शंस। किसी को तो हम लोग वेव फंक्शंस के हिसाब से नहीं लिख सकते, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए तब जाके वो वेव फंक्शंस होगा। जैसे क्या क्या होना चाहिए, जैसे 4 कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी के पास है, किसी वेव फंक्शंस के पास है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, एक वेल डिफाइंड वेव फंक्शंस हो जाएंगे, क्यू क्लास वेव फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है? तो क्या पॉइंट है वो हम लोग वन बाय वन यहां पर डिस्कस करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों हेडिंग लगा लो आप लोग ना, क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर वेव फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल। ठीक है? एक्सेप्टेबल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो देखो एक्सेप्टेबल होने के लिए साई कब एक्सेप्टेबल होंगे, तो कंडीशंस यहां पर लिखेंगे हम लोग, कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। देखो कोई हर किसी को तो वेव फंक्शन नहीं दे सकता ना, तो कुछ तो वहां पर
एक्सेप्टेबल वैल्यू रहेंगे वहां पर, कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे। तो पहला बात तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान में रख लो कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि वो जो वेव फंक्शन से ये क्या होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूअस। तो वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा दोस्तों यहां पर, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यू नहीं रहेगा। तो साई क्या होगा, मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब क्या होगा यहां पर देखो, ये कंटिन्यूअस क्या हो जाएंगे, यहां पर फंक्शंस हो जाएंगे। अब बार बार हम लोग क्या नहीं लिखेंगे वहां पर, वेव फंक्शंस नहीं लिखेंगे, उसके बदले में क्या लिखेंगे यहां पर दोस्तों, साई लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि साई को दोस्तों फाइनाइट होना चाहिए, साई शुड बी फाइनाइट। ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होने से नहीं चलेगा। ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दिए साई के रिलेटेड। एक तो होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे, सेकंड वाला पॉइंट सर बताए आप फाइनाइट होगा। अब देखो, अगर हम दोस्तों यहाँ पर डेरिवेटिव करें इसका, ठीक है, मतलब डी साई डी साई डी आर करेंगे अगर, जो न्यूक्लियस के, ये मान के चलो आप न्यूक्लियस है, तो ये जो रेडियस होता है ना उसके रेस्पेक्ट में, अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर उसको डेरिवेटिव करेंगे, तो ये डेरिवेटिव दोस्तों क्या होना चाहिए, ये आपका वेल डिफाइंड मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द साई शुड बी कंटिन्यूअस होगा, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव आप लोगों को पता है कि डी डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी एक्स होता है, लाइक ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर एक चीज रहता है, यहाँ पर आपका क्या रहता है, एक्स स्क्वायर, लाइक, ठीक है, तब फंक्शंस रहते हैं वहां पर। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शंस है इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर करेंगे इसका, तो वो डेरिवेटिव का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो कंटिन्यूअस होंगे। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये चीज समझ में आया। तो क्या क्या चीज बताया अभी तक आप लोगों को कि साई जो है सर, साई आपने बताया कि साई आपका वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस होगा, आपका साई शुड बी फाइनाइट होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा दोस्तों यहाँ पर वो आपका क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभी आप लोगों को बताया कि ये जो साई होगा वो हर एक ऑर्बिट के लिए एक पर्टिकुलर है कि नहीं बताओ, मतलब 1s के लिए एक साई है, 2s के लिए एक साई है, 3s के लिए एक साई है, 2p के लिए एक साई है, 3d के लिए एक साई है। तो ये हर एक ऑर्बिट के लिए दोस्तों, एक ऑर्बिटल्स के लिए एक पर्टिकुलर है, मतलब इसका जो जब सॉल्व करेंगे हम वहां पर, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे उस साई को, तो वहां पर एक वैल्यू आना चाहिए। ये चीज बहुत ध्यान से, मतलब ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है, ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। देखो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रही है चीजें। तो मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यहाँ पर दोस्तों फटाफट बोल देने से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहे, तो ये मत समझो कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप लोग कुछ सीखो इस क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस की जो बात हुआ दोस्तों यहाँ पर, वो वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा मतलब ब्रेक नहीं होगा, ऐसे कंटिन्यूअस होगा, समझ में आया। ये फाइनाइट होंगे, मतलब कुछ डेफिनेटली वैल्यू मिलेंगे आप लोगों को, फाइनाइट होगा वो, इनफाइनाइट नहीं होंगे, आपके पास वो वैल्यू रहेंगे कि हाँ ये वैल्यू है इसका। लाइक होता है ना कि आप लोग बता सकते हो कि लाइक फर्स्ट बोर ऑर्बिट में क्या एनर्जी था, सेकंड बोर ऑर्बिट में क्या एनर्जी था, लाइक E5 मतलब उसमें एनर्जी क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी आप लोगों को पता है, 1.36 लाइक ऐसे ऐसे करके वैल्यू जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा था दोस्तों। तो ये क्या था, यहाँ पर साई शुड बी कंटिन्यूअस होगा, एंड ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस कंटिन्यूअस। तो ये चारों चीज अगर हो जाता है तो वो वेल डिफाइंड वेव फंक्शंस है, एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस की बात वहां पर हो रहा है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ, एक वेल डिफाइंड वेव फंक्शंस वो हो गया, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब देखो या नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया आप लोगों को, ऑर्थोगोनल वाला भी बता दिए, और क्या चीज देखो यहां पर समझना है आप लोगों को
कि साई तो सर बहुत पढ़ लिए, साई तो सर बहुत पढ़ लिए, आप एक चीज बताओ कि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो दोस्तों, साई का कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये ऑयल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट्स होता है ना एक्स वाई जेड, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। एक एटॉम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का कोऑर्डिनेट्स होता है उसके ऊपर क्या है, जो इसका डिपेंडेंसी है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है आपका साई, ये अगर मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मान लो कि सब कुछ अगर पता होगा आपको, तो ये साई को पता रहेगा, ठीक है। तो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान के चलो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पता करना होगा, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडिया, एनर्जी के बारे में उसका, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में, तो मास के बारे में, तो दोस्तों ये साई पहले तो आपको पता होना चाहिए, तब उस साई को सॉल्व करोगे तो अलग अलग चीजें आ जाएंगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से अगर इस साई को सॉल्व करोगे तो एनर्जी मिल जाएंगे, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर के ऊपर अगर बात करोगे तो मोमेंटम मिल जाएंगे। ऐसे पोजीशन ऑपरेटर होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर होता है दोस्तों, तो अभी आप लोगों के ये चीज नहीं है, बट हैमिल्टोनियन वाला चीज अभी आप लोग समझ लो, एनर्जी का एक्सप्रेशन जिसमें आता है। तो ये होगा, अब देखो ये डिपेंड कहां पर करता है, नहीं ये डिपेंड करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटॉम में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें ये चीज डिपेंड होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स मतलब हम लोग लेके काम करते हैं उसी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो साई का हालांकि उतना फिजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो नहीं है। अब देखो इसको ऑर्बिटल्स के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि हाँ ये ऑर्बिटल्स को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखो इसका ऐसा कोई मतलब नो फिजिकल सिग्निफिकेंस आप बता सकते हो, एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस कब आएंगे, क्योंकि ये इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, मतलब साई स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं साई इंटू साई कर देंगे, मतलब साई स्क्वायर कर देंगे, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फिजिकल सिग्निफिकेंस का रहेगा, ठीक है। तो ये क्या चीज दर्शाता है वो ध्यान से सुनो आप लोग। जैसे कि सर क्या होता है कि एक ये न्यूक्लियस होता है और चारों ओर अगर हम लोग बात करें आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो पोर्शन है दोस्तों यहां पर ये क्या है, ये आपका आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस है कि नहीं बताओ। अब देखो कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढेंगे तो डेफिनेटली कहां मिलेंगे, उसको यहां पर मिल जाएंगे। ये मान लो कि छोटा सा एक वॉल्यूम लिए वहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने का जो दोस्तों प्रोबेबिलिटी होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होता है कहां पर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो मिलने की दोस्तों पॉसिबिलिटी होता है वो आपको दर्शाता है ये, ठीक है, साई स्क्वायर। तो क्या है ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी है, ये आपका क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर दोस्तों बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो मिलने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो आप साई स्क्वायर से पता कर सकते, ठीक है। ये जो 3D स्पेस जो बाहर है दोस्तों यहां पर, ये 3D स्पेस की जो बात हो रही है यहां पर, उस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की जो मिलने की संभावना है वो आप साई स्क्वायर से बता सकते हो,
समझ में आया डिफरेंस साई और साई स्क्वायर। तो एक्चुअल में ऑर्बिटल को कौन दर्शा रहा है, ये साई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये जो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, एक छोटा सा वॉल्यूम अगर लोगे आप लोग तो वहां पर ये चीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया कि नहीं बताओ, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया। और जैसे कि ये पॉजिटिव मतलब ये स्क्वायर है, जैसे कि साई जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है इसका वैल्यू, लेकिन जैसे कि ये पॉजिटिव भी आएंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, ये आपका पॉजिटिव ही आएंगे हमेशा। साई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म में है, तो डेफिनेटली ये हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। क्लियर हुआ। तो ऑर्बिटल क्या है ना, एक 3D कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली, ऑर्बिट जैसा 2D वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो वही रहता है, ठीक है। तो 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इसी चीज को आप लोग क्या बोल सकते हो ना, इसी चीज को बोल सकते हो कि सर ये ऑर्बिटल्स को दर्शा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग ये चीज समझ में आ रही है कि ऑर्बिटल्स क्या चीज है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दे रहे तो आप लोग को आसानी रहेंगे, और ये देखो नोट करते जाओ भाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम देर एक बार कर रहे हो आप लोग, वो जाके आगे में आप लोगों को मदद करे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वाला कहानी क्या है सर ना, ये क्या है कि ये 3D, ये 3D यूनिट है, मतलब एक 3D पार्ट है, 3D रीजन है। कहां कहां के रीजन है ये 3D, नहीं 3D रीजन, द 3D रीजन, 3 डायमेंशंस रीजन outside the nucleus where finding of an electron is maximum, probability of finding, right, probability of finding of an electron is maximum। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। अब देखो और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बस, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये बहुत वाइटल क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे में जाके जितना भी चीजें पढ़ेंगे क्वांटम नंबर ये सब, तो वो सब इसके ऊपर आधारित है ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो जितना भी चीजें आप लोगों को मिलेंगे ना वहां पर एन एल एम एस, ये सारा चीज कहीं ना कहीं इस वेव फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो ही उसके बाद ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बहुत स्लोली जा रहे हैं हम लोग। आई होप वीडियो सब सही चल रहा है ना, बहुत देर हो गया, हाँ सही चल रहा है भाई सब कुछ अच्छे से। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि कोऑर्डिनेट्स सर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट्स दोस्तों यहाँ पर दो टाइप का होता है। क्या क्या सर, एक होता है सर, एक होता है कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन, यू नो कार्टेशियन एक साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन, तो उससे नाम से आया कार्टेशियन से। एंड एक है दोस्तों यहां पर पोलर, ठीक है। तो एक आता है तो आपका कार्टेशियन और एक होता है आपका पोलर। अब तो कार्टेशियन वाला बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कार्टेशियन आप लोग क्लास 10 में थे तब पढ़ चुके थे कि एक्स वाई जेड जो है यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात हो रहे हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो बात हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर आर रहेंगे, थीटा रहेंगे और फाई रहेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो ये मान के चलो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये आर है मान लो, तो ये आपका थीटा हो गया ऐसे, ठीक है। और यहां से इसका आपको फाई कर दो, ठीक है, यहां से इसको आप फाई कर दो, तो ऐसे आप लोग सोच सकते हो चीजें, समझ में आया। अब इसी चीज से अगर हम लोग उस साई को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, साई को अगर हम लोग पूरा कार्टेशियन से पोलर में ले जाएंगे, क्योंकि ये ले जाना होगा, नहीं तो
बहुत सारी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो देखो कार्टेशियंस में क्या था, साइक ऑफ कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नहीं बताओ, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये आपका कार्टेशियन में था। अब देखो जब इसको आप पोलर में ले जाओगे, ठीक है, जब इसको आप पोलर में ले जाओगे तो पोलर का फॉर्म क्या होगा, ऑब्वियसली पोलर का फॉर्म क्या हो जाएंगे सर, कि आप एक्स वाई जेड के प्लेस में आर थीटा फाई लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे नहीं बताओ, आर थीटा फाई लिखेंगे। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसके बराबर दोस्तों हो जाएंगे, आप लोगों को इसी चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि कैपिटल आर छोटा आर, कैपिटल थीटा छोटा थीटा, ठीक है, कैपिटल थीटा छोटा थीटा, कैपिटल फाई, कैपिटल फाई, ठीक है, कैपिटल फाई छोटा फाई, समझ में आया। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखो ये जो रेडियल वाला पार्ट है ना, ये क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी करते हैं। तो क्या कौन से क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखो ये आर वाला जो कहानी है सर, ये आप डिपेंड करता है एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो क्वांटम नंबर का नाम आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि आगे में जाके आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। ये एन और एल के ऊपर से डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका, ये कैपिटल थीटा और थीटा वाला पार्ट, ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये सर डिपेंड करता है एल और एम के ऊपर, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं सर, नहीं ये आपका डिपेंड करता है एन और एल के ऊपर, समझ में आया ये वाला पार्ट। और दोस्तों ये वाला पार्ट आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एम के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज को लेके अगर हम पूरे दो पार्ट में डिवाइड करते, पूरा वेव फंक्शंस को, पूरा वेव फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अभी। एक हो जाएगा आपका रेडियल वाला पार्ट दोस्तों, हाँ एक हो जाएगा आपका रेडियल वाला पार्ट, और एक हो जाएगा आपका क्या ना, एक हो जाएगा आपका रेडियल वाला पार्ट और एक हो जाएगा आपका एंगुलर वाला पार्ट, ठीक है। तो इसी चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो एक हो जाएगा क्या आपका रेडियल वाला पार्ट, मतलब इसी से हम लोग एक रेडियल वाला पार्ट लिखेंगे और एक पार्ट लिखेंगे क्या, एक आपका क्या हो जाएगा रेडियल वाला पार्ट और एक हो जाएगा एंगुलर वाला पार्ट, ठीक है। ये एंगुलर वाला पार्ट में मतलब एंगल दो जगह हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो ये थीटा कोमा जो है फाई आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो रेडियल वाला पार्ट जो है वो कौन सी जो है आपका क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगे, बताओ। ये रेडियल वाला जो पार्ट है दोस्तों, रेडियल वेव फंक्शन, वो एन और एल के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ना, ये जो वेव फंक्शंस का पार्ट है, ये आपका एन और एल के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन, और ये आपका डिपेंड कर जाएंगे एल और एम के ऊपर, ठीक है। देख लिए पूरा सारा चीज। तो ये आपका रेडियल पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका रेडियल वाला पार्ट, रेडियल पार्ट, और ये हो गया आपका एंगुलर पार्ट। इतना धीरे धीरे अच्छे से आप लोगों को समझा दिए तो ये बहुत फायदे में रहोगे आप लोग, ठीक है। अगर कोई जो है वीडियो को बहुत अच्छे से शुरुआत से देखे हो तो बहुत कुछ उसको समझ में आएगा। और जो जेई एडवांस की पार्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नीट में इतना सारा नहीं पूछा जाता, बट जेई एडवांस में जरूर पूछेंगे, जेई एडवांस, ठीक है। तो इसीलिए पूरा अच्छे से चीज को समझना है, नीट में भी पूछ सकता है, अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये पार्ट को स्किप मत करो, हालांकि ये आपका कठिन लग सकता है, बहुत टीचर ने बताएंगे ये बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से अगर समझाए स्टूडेंट को तो डेफिनेटली वो चीज समझ जाएंगे वो लोग, ठीक है, अगर इच्छा है तो, ठीक है। तो देखो ये एंगुलर पार्ट अगर पूछेंगे, बहुत इजी से सवाल पूछेंगे, मान लो कि ये जो आपका बोलेंगे कि हाँ ऐसा दे दिया, अब बोलेंगे एंगुलर पार्ट कौन सा क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, सवाल और ऑप्शन है आपका एल एम दोनों, लाइक ऐसे करके। रेडियल पार्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन से क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट यही पूछ दिया दोस्तों कि बताओ ये कौन सा, मतलब ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया फॉर्मेट है, सबसे बेस्ट फिटेड है, मतलब इसका एक्सप्रेशन अगर इस हिसाब से करेंगे तो रेडियल वाला पार्ट जो है किसको दर्शा रहे हैं, फिर एंगुलर वाला पार्ट किसको दर्शा रहे हैं, तो यही सब। अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो दोस्तों यहां पर क्वांटम नंबर्स मिलेंगे, क्वांटम नंबर्स मिलेंगे। हवाबाजी नहीं कर रहे दोस्तों, यहां पर बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं हर एक चीज, ठीक है।
तो इसीलिए समझो, डायरेक्ट नहीं बता रहे क्वांटम नंबर ये वो टीचर को पता होता है, लेकिन स्टूडेंट को वो चीज कैसे समझाएं, इसलिए ये कहानी उन लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्वांटम नंबर मिलेंगे, एन मिल जाएंगे, एल मिल जाएंगे, एम और एस। ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर। यही सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हालांकि नेक्स्ट क्लास में यही सब पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल का जो है दोस्तों वहां पर, तब ना 1s का जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 1p के 2p के लिए क्या होगा, तब ना समझ में नहीं आएगा उस वीडियो को, अगर इसको कोई ना देखे हो तो अच्छे से। ठीक है, तब करेंगे हम लोग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन 1s के लिए, लाइक कैसे होता है, ऐसे यहाँ पर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन वेव फंक्शंस लिखेंगे, इधर आर के हिसाब से वहां पर 1s के लिए करेंगे, 2p के लिए करेंगे, 3d के लिए करेंगे। ठीक है, तो वही सब चीज है जो ग्राफ के रिलेटेड सवाल आएंगे तो उस चीज के ऊपर कमेंट होना चाहिए आप लोगों को बढ़िया तरीके से, तो सारा कुछ चीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आज की क्लास में इतना सारा चीज हम लोग पढ़ लिए, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था ये वीडियो, एंड आप लोग बहुत इंजॉय भी किए हो। हालांकि बहुत स्लो ये है, सारा वीडियो में पूरा स्लो पढ़ा है, तो उसका मकसद यही था कि आप लोगों को समझ में आए। पूरा फटाफट बोलने से नहीं समझ में आता ये सब, तो हैमिल्टोनियन क्या था आप लोगों को समझ में आ गया, लैप्लासियन ऑपरेटर का वो चीजें बता दी आप लोगों को, फिर वो चीज बता दी कि हर एक पर्टिकुलर वेव फंक्शंस एक आइगन वैल्यू के ऊपर, मतलब आइगन वैल्यू देते हैं। ठीक है, और हर एक आइगन वैल्यू जो होता है दोस्तों वहां पर, अगर वहां पर हैमिल्टोनियन वाला बात करें तो वो अलग अलग एक एनर्जी को बताते हैं, जैसे होता है ना डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेल का एनर्जी वैल्यू अलग अलग होता है, तो वही। ठीक है, अब एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों, वो आप फाइनाइट होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका कंटिन्यूअस होगा, सिंगल वैल्यूड होंगे, तो ये सारा चीज। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात की ना साई और साई स्क्वायर के ऊपर। तो साई दोस्तों क्या था, साई जो था यहाँ पर वेव फंक्शंस को दर्शा रहा था वहां पर। ठीक है, साई सिंपली आपका वेव फंक्शंस को दर्शा रहा था, वो क्या कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। एंड साई स्क्वायर जो था वहां पर, वो आपका एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसकी बात हो रहा है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर देखेंगे तो डेफिनेटली साई स्क्वायर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के ऊपर अगर बात करें दोस्तों, तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट 2D में है, एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस में लेना हो रहा है, और स्पेस में किसी भी चीज को अगर डिफाइन करोगे आप लोग, तो वहां पर 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगा, एक्स वाई जेड की। समझ में आया? अब उसके बाद दोस्तों वहां पर हम लोग बात की कि देखो ये कोऑर्डिनेट्स वाला कहानी हम लोग देखे हैं, हाँ नॉर्मलाइज्ड वाला चीजें बता दी आप लोग को, ऑर्थोगोनल भी, साई साई स्क्वायर, वो डी टाउ वाला कॉन्सेप्ट भी बता दी कि स्मॉल सा वॉल्यूम ले रहे हैं हम लोग, डी एक्स डी वाई डी जेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात की हम लोग की पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बाद कैसे कैसे मतलब पूरा टोटल वेव फंक्शंस को हम लोग कैसे रेडियल से पूरा मतलब पोलर में ले आए, और फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट को दोस्तों यहाँ पर हम लोग रेडियल पार्ट में रख दिए जो कि एन और एल के ऊपर डिपेंडेंट था, और उसके बाद हम लोग एक एंगुलर पार्ट में डिवाइड कर दिए उसको जो कि एल और एम के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ऐसे करके सारा चीज जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्वांटम नंबर्स मिल जाएंगे वहां पर, और उसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों ऐसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट डिफरेंट, उसके ऊपर क्वांटम नंबर्स भी है। तो बस यही इसी हिसाब से चलेंगे, सारा चैप्टर्स इसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक लिए बाय एवरीवन, ओके, थैंक यू।